नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसमें कि आज हमारा अध्याय 10 रहने वाला है। इससे पहले हम अध्याय 9 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 10 के एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में एनालाइज करके पीडीएफ चाहिए उसका, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको पर डे उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और आपको मैं बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का क्विज लिंक है जो आपको नीचे दिया गया है, और वहीं पे आपका व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो वहाँ से आप दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसने कहा है दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। पहला ऑप्शन है आपका सातवाहन, सेकंड है कुषाण, थर्ड है चोल और फोर्थ है चेर। तो देखिए, तीन मुखिया जो थे, तीन मुखिया जिनको कहा जाता था, जिनको चोल, चेर और पांडेय, ठीक है, तो इनके शासन के लगभग 200 वर्ष बाद यानी कि 2100 वर्ष पूर्व जो है, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव जो था बहुत काफ़ी से बढ़ गया था। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। गौतमी का पुत्र श्री सतकर्णी था, ठीक है। और उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता हुआ करता था, और पूर्व क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित भी था। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बनेगा, सातवाहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। भारत में, यूनान में, यूरोप में और चीन में। तो देखिए, रेशम बनाने की जो तकनीक थी उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था, और इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए भी रखा था। तो चीन से जो है पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाया करते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट जिसे बोलते हैं, उसके नाम से फेमस हो गया था या प्रसिद्ध हो गया था। और कभी कभी चीन के शासक जो हैं ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजा करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। और कहते हैं कि लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। और इसकी कीमत जो थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था, और रास्ते के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बनेगा, चीन। कहाँ पे आविष्कार हुआ रेशम का, रेशम बनाने की तकनीक का, तो चीन में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में इसने कहा है, कथन ये दिया है हमको कि कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। और कारण आर दिया है इसने कि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त हुआ करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला दिया इसने ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त जो है लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा दिया करते थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ए और आर दोनों सही हैं यहाँ पे, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल, ठीक है। तो जो ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट ए बनेगा, ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो देखिए, आपको बता दूं कि भारत की यात्रा पर फाशियन जो है यानी कि फाइयान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया था। और सुएनसांग जो था यानी कि जिसे हुएनसांग बोलते हैं वो 1400 वर्ष पूर्व, और इसिंग जो था इसके 50 वर्ष के बाद भारत में आया था। और ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए
भारत आए थे। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा। पहले जो था फायन आया था, फिर हुएनसांग और फिर इस सिंह आया था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो देखिए विष्णु के वराह रूप की मूर्ति जो है एरंड मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, मध्य प्रदेश के एरंड से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कथन ए दिया है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और कारण आर है कि केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो देखिए लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म जो था बेथलेहम में हुआ था, जो कि रोम साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। और उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक का बताया था। और ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए थे। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। और केरल के ईसाइयों को जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से माने भी जाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला दिया इसने दक्षिण भारत सेना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सेकंड ऑप्शन है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से बुलाते थे। थर्ड ऑप्शन है व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग किया करते थे। और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो ध्यान रखना जो आपके तीनों कथन हैं ए बी और डी, ए बी और डी बिल्कुल करेक्ट हैं। जो थर्ड ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्यापारी इन सामानों को जो है रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग किया करते थे। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और ध्यान रखना कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते जो थे वो खोज निकाले थे और ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद किया करते थे। और व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी देखने को मिलते हैं। तो जो आपका और राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड रहेगा। ठीक है, ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राम प्रधान, सेकंड है गृहपति, थर्ड है तीन मुखिया और फोर्थ है सरदार। तो ध्यान रखेंगे मुवेनदार का अर्थ तीन मुखिया होता है और इसका प्रयोग जो है तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। और वो मैंने आपको पहले बताया भी था, चोल, चेर और पांड्य, जो कि करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड बनेगा, तीन मुखिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुआहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। दूसरा है ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों
और ना तो एक और ना ही दो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि चोल, चेर और पांड्य के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे, और इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा जो था अंदरूनी हिस्से में था। और इन 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, ध्यान रखना। एक था चोलों का पत्तन, पुहाड़ जिसे कहते हैं, या जिसे कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी जिसे मदुरै बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों मुखिया चोल, चेर, पांड्य लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, और कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल किया करते थे, और इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कह सकते हो कवियों के बीच बांट दिया करते थे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सेकंड है, पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। और थर्ड है, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फोर्थ है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो ध्यान रखना कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था, और तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा माना जाता है। और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो थी मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँच जाया करता था। और ध्यान रखेंगे कि कुषाण इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से एक थे, और सिल्क रूट यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़, अब ध्यान रखना, इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे दे रखा है कि इस शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के नील नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। तो ये वाला आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर, यानी कि ये आपका गलत है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र और नागार्जुन। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे, और ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था इस समय। और पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक जो थे, और जो नागार्जुन जो था जैसे विद्वान, ये कनिष्क के दरबार में विद्यमान रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सेकंड है, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि महायान धारा में प्रवस्त्री मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, और इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई गई हैं। और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, और इस आस्था में परिवर्तन हुआ था। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझना लगा है। और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, और पूर्व मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई थी। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि एक और दो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भक्ति परंपरा की शुरुआत
मौर्योत्तर काल में हुई। ठीक है, और भक्ति मार्ग की चर्चा भगवद गीता में की गई है। किस में की गई है? भगवत गीता में की गई है। थर्ड है, भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। फोर्थ है, भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो देवी देवताओं की पूजा का चलन जो था वो मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हुआ करते थे, और इन देवी देवताओं की पूजा जो थी वो भक्ति परंपरा के माध्यम से भी की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, और भक्ति जो मार्ग था उसकी चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी की गई है। और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। आप कह सकते हो अब यहाँ पे कि आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने इसने कहा है भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। और भक्ति मार्ग अपनाने वालों को मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है या भक्त उसे देखना चाहता है। अतः आप कह सकते हो कि इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे थे। और भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लोग लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। और ये शिव भक्त अप्पार का एक बड़ा भूस्वामी यानी कि वेललाल हुआ करता था। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा है इसने कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। सेकंड है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इनके अन्य भागों में भी हुआ था। और ध्यान रखेंगे इन क्षेत्रों में जो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड बनेगा, यानी कि एक और दो दोनों बिल्कुल कथन सही है। तो फ्रेंड्स, आज के आपके अध्याय 10 के 14 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में आपको कवर करा चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और मैंने आपको बताया कि अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को मेंस एग्जाम के लिए हिंदी में एनालाइज करके उसका पीडीएफ चाहते हो, तो जो मैंने आपको नंबर बताया था आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।